Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to continue our topic functions of the parliament. So as we have already discussed these two functions, the legislative functions and executive function. तो ये दो functions की बात हम लोग कर लिए हैं. We will talk today the third function, financial, and we will try to conclude these all functions of the parliament. So ये दो complete हो चुके हैं. These two we have completed. We will start with the third one, financial function, and then representation function, debating function, constituent function, electoral function and judicial function. तो ये थोड़ा representation function, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन होगा ये. सो लेट अस स्टार्ट विद द फाइनेंशियल फंक्शन. सो फाइनेंशियल फंक्शन में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है. एक ये कि इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है कि टैक्सेस किन लोगों को देना है और किन लोगों पे हमें टैक्सेस लगाने हैं, टैक्सेस रिड्यूस करने हैं या उसे बढ़ाना है. तो ये सारी चीज़ें कौन डील करता है, फाइनेंशियल फंक्शंस में पार्लियामेंट डील करता है. तो जो भी गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा रही है, कम कर रही है ना, या गवर्नमेंट पैसे कैसे खर्च करेगी, इसका पूरा जो है उन्हें पूरा डेटा फैक्ट के साथ फाइनेंशियल फंक्शंस में चूँकि आता है तो फैक्ट के साथ पूरा पार्लियामेंट को बताना होता है, स्पेशली इन द लोकसभा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स जो होता है वो लोकसभा डील करता है. तो ये सारी चीज़ें यानी कंट्रोल ऑफ टैक्सेशन, उसके बाद गवर्नमेंट पैसे कहाँ खर्च करेगी, द वे इन विच मनी इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल फंक्शन में आता है. सेकेंड, इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड. अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तो खर्च नहीं कर रही है या गलत तरीके से तो नहीं खर्च कर रही है कि वो दिखा रहे हैं पब्लिक एक्सपेंसेस और पता चला कि वो उनके MP MLAs के जेब में पैसे जा रहे हैं. तो मिस स्पेंड या ओवर स्पेंड तो नहीं हो रहा है, कहीं फर्जी जगह पे केवल एक कागजी कार्रवाई में दिख रहा है कि पैसे दे दिए गए हैं और रियलिटी कुछ और है. तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो इसको चेक किया जाता है बजट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कि व्हाट आर द वर्क दैट हैड बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, कितने पैसे उस पर खर्च हुए. सो ये हम बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू चेक करते हैं. तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू फाइनेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल या फाइनेंशियल मैटर्स पे काम किया जाता है. तो ये हो गया आपका तीसरा फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन. रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस क्या है, इसमें रिप्रेजेंट होते हैं डाइवर्जेंट व्यूज़. अब देखिए जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अलग कास्ट के, कोई शेड्यूल कास्ट ही होगा, कोई जनरल कास्ट ही होगा, कोई OBC होगा, तो कोई फीमेल, कोई मेल, कोई इकोनॉमिकली बहुत ही रिच बैकग्राउंड यानी रिच प्रॉस्परस फैमिली से होगा, तो कोई हो सकता है कि एकदम नॉर्मल फैमिली से आए, ऑर्डिनरी फैमिली से आए, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर एक नॉर्मल व्यक्ति थे, वहाँ से वो जो है उनका रेलवे स्टेशन से सफ़र हुआ और प्राइम मिनिस्टर बन गए. तो इस तरह से हमें हर प्रकार के लोग, यानी हर प्रकार के लोग हमें वहाँ पे पार्लियामेंट में मिलेंगे. हाँ, उनके नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कोई पर्टिकुलर कास्ट के नंबर्स ज़्यादा हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पर्टिकुलर कास्ट से ज़्यादा हों या पर्टिकुलर जेंडर से ज़्यादा हो, जैसे मेल डोमिनेट करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम मेल होते हैं, तो मेल का डोमिनेंस है वहाँ पे पार्लियामेंट में, इस तरह से. लेकिन लगभग सारे कास्ट, रिलीजन और जेंडर के लोग होते हैं वहाँ पे. तो ये क्या करता है, डाइवर्जेंट व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो ये रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन में क्या है,
डाइवर्जेंट व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंट व्यूज़ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन के और डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं। इस तरह से वो हर एक बैकग्राउंड, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से, कास्ट डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, तो इस तरह से हर प्रकार के व्यूज़ हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं। हाँ, उनके नंबर्स कम ज़्यादा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि भाई हो सकता है कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ज़्यादा हों, कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग कम हों, कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा हों, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा हों, लेकिन लगभग सबके होंगे। इसी तरह से देखिए, आप गवर्नमेंट जब बनती है तो जब मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं तो उसमें भी एक कास्ट सिस्टम को बैलेंस किया जाता है कि हर एक कास्ट का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो जाए। तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में भी गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे ही अगर आप चाहे सेंट्रल लेवल पे देख लीजिए, चाहे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी आपके नरेंद्र मोदी हैं और राजनाथ सिंह जी हैं, वो जनरल कैटेगरी से, इस तरह से अमित शाह है। तो अब जैसे योगी गवर्नमेंट में आपके योगी आदित्यनाथ हैं, क्षत्रिय कास्ट मान लीजिए उनको। उसके बाद ब्राह्मण में आपके डिप्टी सीएम, क्या नाम है उनका, केशव प्रसाद मौर्य हैं, और दिनेश शर्मा है ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। ऐसे ही आप शहनवाज हुसैन है, जावेद, और क्या नाम है उनका, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी। तो इस तरह से कोशिश ये होती है हर एक गवर्नमेंट की कि एक बैलेंस बनाए। जैसे अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट थी तो उसमें जैसे राजा भैया को एक क्षत्रिय नेता के रूप में उन्होंने कैबिनेट में जगह दिया हुआ था। इसी तरह से एक ब्राह्मण लीडर भी थे कोई। मतलब हर पार्टी, कोई भी पार्टी, अगर मान लीजिए बीएसपी आती है तो वो भी एक बैलेंस बनाते हैं मिनिस्टर्स के बीच में कास्ट का, जिससे कि हर एक कास्ट और हर एक रिलीजन के लोगों को लगे कि ये गवर्नमेंट जितना अगले की है, दूसरे कास्ट की है, उतनी ही उनकी भी है, क्योंकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में कोशिश करती है, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन उनका पार्लियामेंट में भी होता है। तो पार्लियामेंट में डिफरेंट व्यूज़ को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर्स उनके कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, डिबेटिंग फंक्शन। आप जानते हो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा डिबेट होता है, इसलिए इसको बोला गया हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री। और मेन जो आपकी डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिबेटिंग फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज यू हैव राइट टू आस्क द क्वेश्चंस विद द गवर्नमेंट। करंट इश्यूज़ पे पूछ सकते हो या फिर जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर। आपके जो पार्लियामेंट प्रोसेसिंग जो प्रोसीजर शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर 1 आवर का होता है। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, 1 आवर्स में जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं। तो इसमें कई कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। तो स्टार्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप ओरल आंसर्स पे जो है, जैसे आपने स्टार्ड क्वेश्चन पूछा तो वो जो है उसमें मिनिस्टर्स जो है ओरल आंसर करते हैं। जब वो ओरल आंसर करते हैं, आपने क्वेश्चन किया, मिनिस्टर्स ने आंसर किया, तो उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन किए, उन्होंने आंसर कर दिया, फिर आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, तो आपने क्रॉस क्वेश्चन यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक कर लिया। दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको रिटन में आंसर मिलता है। जब रिटन में आंसर मिलेगा तो आप उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन नहीं। और तीसरा है आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी आपको ओरली आंसर मिलता है, बट उसमें आप जैसे शॉर्ट नोटिस दे देते हैं कि आपको इस टॉपिक पे या ये क्वेश्चन है आपका, एंड विद इन 10 डेज उसका आंसर आपको मिलता है। अब इन तीनों क्वेश्चंस जो हैं, जो ये क्वेश्चन आवर में पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन आवर है शुरुआत का 1, यानी क्वेश्चन आवर से ही कोई भी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग होती है वो शुरू होती है। तो जो पार्लियामेंट्री वर्क शुरू होता है क्वेश्चन आवर से, तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक हो गया आपका स्टार्ट, दूसरा अनस्टार्ट, और तीसरा शॉर्ट नोटिस। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन में ओरली आंसर आप करते हैं, मतलब आप क्वेश्चन करेंगे रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स या प्राइवेट मेंबर जो भी होंगे, जिससे भी आपका क्वेश्चन होगा तो वो आंसर करेंगे। उसके बाद आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते हैं एक और, तो ओरल ये आंसर रहेगा। इसमें आपको अनस्टार्ट क्वेश्चन में रिटन आंसर मिलता है। और ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, इसमें आप शॉर्ट नोटिस देते हैं, अपना क्वेश्चन लिख के दे देते हैं, इसका भी आपको आंसर जो है ओरली मिलता है। अब इन तीनों को कैटेगराइज करने के लिए, जिससे कि हम कैसे पता चलेगा, तो इसमें क्या किया गया है कि जो स्टार्ट क्वेश्चन है ये ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर के पेपर पे मतलब इसको नोट किया जाता है। तो स्टार्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रीन पेपर पे ये क्वेश्चन नोट करते हैं। अनस्टार्ट जो क्वेश्चन होता है वो वाइट कलर पे, और जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है वो जो है लाइट पिंक कलर। तो लाइट पिंक कलर इसका होता है शॉर्ट नोटिस का। अनस्टार्ट जो क्वेश्चन है ये वाइट कलर का पेपर होता है, यानी वाइट कलर में लिखा जाता है, जिससे कि हम पेपर का कलर देख के जान ले कि अगर ये वाइट कलर है तो इसका मतलब हमें रिटर्न में आंसर देना है। अगर ये यानी ये अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया। अगर इसका कलर जो है ग्रीन है तो इसका मतलब स्टार्ट क्वेश्चन हमें ओरली आंसर करना है। और अगर इसका कलर जो है लाइट पिंक है तो हमें आंसर करना है ओरली, ठीक है। लेकिन हमारे पास 10 डेज का समय है, लेस देन 10 डेज। एक और होता है प्राइवेट मेंबर्स के लिए, जो आप डायरेक्ट प्राइवेट मेंबर्स से क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके लिए जो है येलो कलर का होता है, उसमें भी आंसर जो है ओरली होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आर का प्रोसीडिंग। फिर क्वेश्चन आर के बाद होता है 0R। 0R जनरली इंडिया ने खुद ही इन्वेंट किया है, पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो इंडिया में इसको इन्वेंट किया गया। जो रिसेंट इशूज़ हैं उस पर आप क्वेश्चन कर सकें। तो 0R जो है क्वेश्चन आर के बाद तुरंत शुरू हो जाता है 0R। और जो भी पर्टिकुलर बिल अगर आज इंट्रोड्यूस होने वाला, मान लो वीमेन रिजर्वेशन का बिल, तो उसके बारे में भी बात नहीं होगी, पहले क्वेश्चन आर के बाद 0R शुरू हो जाएगा। और 0R का टाइम जब तक चलेगा जब तक कि कोई एजेंडा, जैसे मान लो वीमेन रिजर्वेशंस की बिल की बात है, तो रिजर्वेशंस पे जब शुरुआत होगी बात की कि अब हम जो है वीमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसी टाइम पे 0R ख़त्म होता है। तो 0R का टाइम क्वेश्चन आर और एजेंडा आर, उसके बीच का जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं 0R। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता चले कि किस तरह से डिबेट और डिस्कशंस होते हैं। तो सोचिए ये इतने प्रोसीजर्स हैं, कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, डिस्कशन होगा, उसके बाद जो बिल इंट्रोड्यूस होगा उस पर डिस्कशन अलग से होगा, वो अलग इशू। लेकिन करंट चीज़ों पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो डिबेटिंग फंक्शन है, तो पहली बात तो आप का जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होगी, यानी आप एग्जीक्यूटिव, उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पे कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं। तो ये हो गया 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। सिंपली इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करता है, या तो वो नए लॉ बनाएगा या पुराने लॉ को बदल देगा। तो या तो सब्स्टिट्यूट करते हैं पुराने लॉ को, या फिर एकदम नया लॉ इंट्रोड्यूस होगा, या फिर पुराने लॉ को हम ख़त्म करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन में, नया लॉ बनाना, न्यू लॉ को फ्रेम करना, या फिर पुराने लॉ को सब्स्टिट्यूट करना नए लॉ से, मतलब पुराने लॉ में चेंजेस ला देना। और तीसरा है आपका कि पुराने लॉ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, मतलब अब ऐसे लॉ का एग्जिस्टेंस सही नहीं है, क्योंकि टाइम के हिसाब से लॉ में चेंजेस होते हैं। कुछ रूल जो पहले बहुत ही रेलेवेंट थे अब वो उतने रेलेवेंट नहीं है। तो इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस को देख सकते हैं। नाउ
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्टेड फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन। अब ये क्या है? इलेक्टोरल फंक्शन में जैसे हम ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों का इलेक्शन कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। तो एक प्रकार से इलेक्शंस का भी काम करती है पार्लियामेंट। किसको इलेक्ट करती है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को। तो इस तरह से एक इसका इलेक्टोरल फंक्शंस भी है। और लास्ट है आपका जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन का बस इतना सा मतलब है कि थोड़ा जजमेंटल, थोड़ा जज करने का, जो इसकी जो थोड़ा सा फंक्शन है इसका जज करने का। जज किस तरह से करता है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट के जजेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म है या नहीं, क्या कहीं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल तो नहीं कर रहे हैं, उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इम्पीचमेंट मोशन यानी इम्पीचमेंट बिल ला के और किसी भी लोकसभा राज्यसभा से इनिशिएट करके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो रिमूवल है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसी को बोला गया है जुडिशियल फंक्शन। इलेक्शन करना है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, ये बोला गया आपका इलेक्टोरल फंक्शन। तो इस तरह से हमने टोटल 8 फंक्शंस को देखा। लेजिस्लेटिव फंक्शन हमने बहुत डिटेल में बात की, देन एग्जीक्यूटिव फंक्शन इसके बारे में भी बात हुई है, देन फाइनेंशियल फंक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, डिबेटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, इलेक्टोरल एंड लास्ट जुडिशियल फंक्शन। आई होप कि ये चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होंगी आपको। अब यहाँ से एक एक पॉइंट पे आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे खुद से कि व्हाट आर द लेजिस्लेटिव फंक्शंस, व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, व्हाट आर द फाइनेंशियल फंक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, डिबेटिंग फंक्शंस, एंड 1 और 2 लाइन में आपको इसको लिखना है टू द पॉइंट। बहुत वेग नहीं जाना है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी कि बुक उठाया पूरा स्टोरी लिख दिया, नहीं, जितने पॉइंट टू द पॉइंट जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही टू द पॉइंट आपको आंसर करने हैं। और एक आपका बड़ा सा क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट या एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसमें आप क्या करेंगे, ये पूरे पॉइंट लिखेंगे और इस तरह से आप एक एक लाइन 2-2 लाइन में इस पॉइंट को जस्टिफाई कर देंगे। हमने ये दोनों पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो इसको शॉर्ट करके आप नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।